नमस्कार। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये जो दिवस है 22 मई को मनाया जाता है। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है क्या, फिर हम इनमें आने वाले चेंजेस इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी प्रकार के जीव हैं उनमें बहुत ज्यादा विभिन्नताएं और समानताएं दोनों ही पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर एक कक्षा में बहुत से विद्यार्थी हैं सभी। अब किन्हीं भी दो विद्यार्थी को लें तो हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की हाइट बिल्कुल भी मैच नहीं करती। क्या दोनों की हाइट एक जैसी हो सकती है? क्या कोई भी दो विद्यार्थियों की हथेलियों का एरिया, क्षेत्रफल बराबर हो सकता है? क्या क्लास में दो विद्यार्थी, उनके रूप, रंग, आकार और प्रकार सब कुछ एग्जैक्टली सेम हो सकता है? आई एम नॉट कंसर्न विद आइडेंटिकल ट्विन्स। चलिए, ये तो हमने बात की एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ तुलना। चलिए अब तुलना करते हैं एक बंदर की एक इंसान के साथ। क्या दोनों के पास कान है? क्या दोनों के पास नाक है? क्या दोनों के पास आंखें हैं? क्या दोनों के पास दो हाथ है और दो पैर हैं? लेकिन क्या फिर भी समानताएं होते हुए भी एक बंदर को इंसान से अलग करके देखा जा सकता है? और जो दो फ्रेंड हैं एक क्लासरूम में, वो दोनों ही इंसान हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ विभिन्नताएं हैं। ये भिन्नताएं और समानताएं ही हमारे चर्चा का विषय है, इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। एंड यही हमारे आगे के चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग को लीड करता है। डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग 9th क्लास का एक चैप्टर है जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं वापस चेंज इन बायोडाइवर्सिटी पर। तो चलिए कुछ छोटी क्लास की चर्चा करते हैं। हम चर्चा करते हैं जीवो जीवस्य भोजनम पर, यानी कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन, आहार है। यानी कि हम चर्चा करने वाले हैं आहार श्रृंखला पर, दैट इज फूड चेन एंड फर्दर फूड वेब। तो यहां पर एक छोटा सा सिंपल सा फूड चेन बनाया गया है। दैट इज ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है और ग्रास हॉपर को माउस, रैट एंड फर्दर फॉक्स एंड देन लॉयन। इस सीरीज में, इस श्रृंखला में एनर्जी लोअर लेवल, दैट इज प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस एंड देन सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्निवोरस तक एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल हो रहे हैं। फिर यहां से इनका एक्सक्रीटा और एंड आफ्टर डेथ जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोजर्स की हेल्प से वापस सॉइल में चला जाता है, जो कि फर्दर हमारे प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट करता है। दिस इज अ सिंपलेस्ट फूड चेन, बट इन द व्यू पॉइंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी देयर इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। क्या है वो कंसर्न? सपोज अचानक से चूहे किसी भी कारण से गायब हो गए। चलिए इसका असर क्या पड़ेगा? चूहे ग्रास हॉपर्स को खाते हैं, तो ग्रास हॉपर्स की प्रजाति, द स्पीसीज, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि उन पर अब कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि ये गायब हो गए हैं और एज पर दिस फॉक्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है। फॉक्स की जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि उनको फूड नहीं मिलेगा, दे विल डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन।
एंड फॉक्सेस की पॉपुलेशन खत्म होने के कारण लॉयन की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सो अगर ऐसे बहुत सारे चेन आपस में इंटर रिलेटेड हों तो वो फूड वेब कहलाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं फूड वेब पर। तो हमारे पास इस समय है एक फूड वेब जाल। ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक जीव जो है कई जीवों का भक्षण करता है। A single animal consumes more than one animal. For example, owl. Owl is dependent on rat, mouse, frog, duck. Next, fox. It consumes duck, frog, rat, squirrel also. So over here, if a single animal is extinct, एक अकेला जीव अगर इसमें से गायब हो जाए तो फूड वेब जो है फिर भी स्टेबल बना रहेगा कुछ हद तक। यानी कि किसी एक जीव का यहां से गायब होने पर दूसरे जीवों पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना हमने पीछे फूड चेन में पढ़ा समझा। अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की। यही है बायोडायवर्सिटी। जीवों में विविधता है। देयर इज वेरिएशन इन दी लाइफ फॉर्म एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन लाइफ फॉर्म अनदर लाइफ फॉर्म इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम इन द नेचर एंड इफ the biodiversity is maintained, then the system will run effectively। और ये सब अच्छे से होता रहेगा। लेकिन because of some changes brought by humans have threatened this। हमने खेती करनी चाहिए, इंसानों ने खेती करनी चाहिए, उसके लिए जंगल काट दिए। जंगल के कटने से बहुत सारे चेंजेस आए। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर सबसे पहले फर्क पड़ा, फिर धीरे धीरे ये ऊपर तक पहुंच गया। ऊपर के एनिमल्स जो हैं इनका रहने का ठिकाना बदल गया, बदलना पड़ा उन्हें। जो नहीं बदल पाए अपने आप को, डार्विन्स की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो तंदुरुस्त है अपने आप को अडेप्ट कर सकता है वही जिंदा रह सकता है। तो बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए इस धरती से। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं चेंजेस की। कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिन्होंने बायोडायवर्सिटी को थ्रेटन किया। तो इंसानों ने धरती पर कुछ चेंजेस किए और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइनिंग एक्टिविटी। इन माइनिंग एक्टिविटी अर्थ से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड फॉर दैट अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट फ्लोरा को खत्म करना पड़ेगा। प्लांट्स, इंडिया की बात करते हैं, झारखंड और उड़ीसा, वो सारी जगह, इंडिया में वो सारी जगह जहां कहीं भी हमें धरती के नीचे से कुछ भी मिलता है, यानी कि जहां पे भी माइंस प्रेजेंट हैं वहां पर जंगल बहुत कम है। उसके आसपास के इलाके को, उस माइन के इलाके को क्लियर कर दिया जाता है ताकि हम वहां से वैल्यूएबल थिंग्स, फॉर एग्जांपल मेटल एंड नॉन मेटल, कोल एक्सट्रैक्ट कर सके। तो दैट इज वी डू डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। अगर डिफॉरेस्टेशन हुई तो उसका असर क्या होगा, ध्यान से सुनते हैं। इंडिया में आज भी ऐसी कई माइंस हैं जो अंदर से दहक रही हैं। इट मींस दे आर बर्निंग डीप इनसाइड। अंदर माइन के अंदर कई बार आग लग जाती है तो वहां लोग क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं मिट्टी से ताकि एयर की सप्लाई खत्म हो जाए तो वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इस चक्कर में जब माइन बर्न हो जाती है किसी भी कारण से तो वहां से ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड डिफरेंट डिफरेंट गैसेस निकलते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। दे आर ग्रीन हाउस गैसेस बीइंग प्रोड्यूस्ड। डिफॉरेस्टेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे एटमॉस्फेयर से उतनी तेजी से रिमूव नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देयर इज इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस, देयर इज इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, आइस मेल्ट होगी, ग्लेशियर्स की आइस मेल्ट होगी, पोलर कैप्स की राइज इन द सी लेवल। एंड नाउ बिकॉज माइनिंग के कारण बहुत सारी पॉइजनस हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी, जहां कहीं भी रेन होगी आसपास के इलाकों में एसिड रेन कॉज होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दीज कहीं पर बारिश नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाती है। बिकॉज ऑफ ग्रीन कवर धीरे धीरे कम हो तो उसका इफेक्ट हमारे रेन साइकिल पे भी पड़ता है। तो जहां कहीं भी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है फ्लड्स आते हैं, जहां कहीं पर बहुत कम बारिश होती है ड्रॉट्स होती हैं, एंड प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स लीड टू फेमाइन। देन लैंडस्लाइड, क्योंकि माउंटेन के स्लोपी एरियाज में अब डिफॉरेस्टेशन के कारण, बिकॉज हमें स्लोपी एरिया में एग्रीकल्चर करना है, पैडी ग्रो करना है, राइस ग्रो करना है, तो वो जो टेरेस फार्मिंग हम करते हैं वो लैंडस्लाइड को भी कॉज करता है। आगे है यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स इन द फील्ड, ये लीड करते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि जितना भी न्यूट्रिएंट, एक्सेस न्यूट्रिएंट हमारा सॉइल का है, वो विद फ्लडिंग ऑफ द सॉइल ड्यू टू हैवी रेन, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, सारा का सारा आसपास किसी पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है, और वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट पॉन्ड में जब इकट्ठा हो गया तो देयर इज अब्रप्ट ग्रोथ ऑफ सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट विच ग्रो इन वाटर, काई जम जाती है, एल्गा ब्लूम करते हैं। एंड नेक्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल है वो आज तक डिस्कस नहीं किया गया, दैट इज ग्रोथ ऑफ वीड्स। नो डाउट हम एग्रीकल्चर में वीड्स को किल करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, बट नेचर ही सबसे बड़ा पावर है। धरती माता को एक वरदान प्राप्त है कि ये कभी बंजर नहीं हो सकती। वो सारी लैंड जिसे हम कहते हैं अनउपजाऊ है, वहां पे कुछ फसल ग्रो नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, हमने वर्ड यूज किया फसल ग्रो नहीं करती, बट देयर सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो, एंड दोज सर्टेन स्पीसीज ऑफ प्लांट विच आर नॉट यूजफुल in the point of view of agriculture, they are termed as weed. So वो प्रजाति के पौधे ज्यादा ग्रो करते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, और उन्हीं को हम वीड कहते हैं। तो वीड बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, यूज ऑफ केमिकल्स इन लॉन्ग रन। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया में पहली बार मेरे ख्याल से 2 या 3 बार अकाल पड़ा था, तो इंडिया को जरूरत पड़ी विदेशों से अनाज मंगाने की, और वहां से कांग्रेस ग्रास, जिसे कॉमन नेम है कांग्रेस ग्रास, बात करते हैं कांग्रेस ग्रास की, इसे गाजर घास भी कहते हैं या चटक चांदनी भी कहते हैं। ये बहुत ही आक्रामक तरीके के साथ फैलती है और हर तरह के वातावरण में तेजी से उगकर मनुष्य और पशुओं के लिए गंभीर समस्या बन जाती है, और इसे समय रहते ही नियंत्रण में कर लेना चाहिए। नो डाउट ये खेतों में हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, बट इसका उपयोग भी बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। कीटनाशक बनाने में, जीवाणुनाशक बनाने में, खरपतवार नाशक दवाइयों में, हम इसे बायोगैस प्रोड्यूस करने में भी यूज कर सकते हैं। अब ये हार्मफुल क्यों है, जरा इस पे ध्यान देते हैं कि जितने भी हमारी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके रूट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
जिनकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, दिस गाजर घास, कांग्रेस ग्रास, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, यानी कि ये नेगेटिव इफेक्ट लाते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इज यूज ऑफ प्लास्टिक। जैसे जैसे मॉडर्न डे एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर में प्लास्टिक का यूज इंक्रीज होता जा रहा है। एंड आई मस्ट से प्लास्टिक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लास्टिक एक लेयर की फॉर्म में जमीन के अंदर दब जाए, तो हमें मालूम है कि जब बारिश होती है तो वाटर इज बीइंग एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, बट ये प्लास्टिक उस वाटर को और नीचे जाने से रोक देगा, बिकॉज प्लास्टिक डजंट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। एंड इफ वाटर डज नॉट रीचेस द ग्राउंड वाटर टेबल, धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन वेजिटेरियनिज्म इन ह्यूमन। इंसानों में अगर इस स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ इंसानों में नॉन वेजिटेरियनिज्म बढ़ रहा है, मांस खाने की आदत बढ़ रही है, अपार्ट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम हर्ब्स। पहला कि हमें मालूम है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपकी थाली में वेजिटेरियन फूड है या नॉन वेजिटेरियन फूड है, उससे आपको फर्क क्या पड़ता है? चलिए, आपको क्या फर्क पड़ता है वहां पे हम डिस्कस नहीं करते। बायोडायवर्सिटी पर क्या फर्क पड़ता है उस पर बात करते हैं कि आपकी थाली में एक फूड वेजिटेरियन है, एक नॉन वेजिटेरियन है। नाउ टू कुक दैट फूड एंड टू प्रिपेयर दैट फूड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अबाउट वेजिटेरियन खेतों से आता है और जो नॉन वेजिटेरियन है उसका भी अल्टीमेट सोर्स खेत से ही है। जो जिस एनिमल को आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको फीड करने के लिए भी खेतों से ही अनाज आया, खेतों से ही मटेरियल आया। देन हाउ मच इज वाटर इन्वॉल्व इन द केस, जो आप वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको कुक करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए कितना वाटर यूज हुआ, कितना केमिकल यूज हुआ, कंपेयर करें अगर हम कि किसी नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रिपेयर करने में, कुक करने में, ग्रो करने में, फीड करने में कितना वाटर यूज हुआ। फर्स्ट प्रोसेस, पहले हम कुछ वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स ग्रो करेंगे, वो फिर एनिमल को फीड करेंगे, वो एनिमल ग्रो करेगा, एनिमल की खुद की वाटर कंजम्पशन है। देन द वर्ड हार्वेस्टिंग ऑफ द एनिमल, जब एनिमल को हार्वेस्ट किया जाएगा फिर उसको क्लीन किया जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर यूज होता है। देन पीसेस में पैक किया, भेजा, आपने उसे बाय किया, फिर घर में आके उसको फिर से वॉश किया, एंड देन कुक करते समय, अच्छे से कुक करते समय उसमें वाटर कंजम्पशन कितनी है। अगर हम इस सब चीजों को वेजिटेरियन किसी सैलड के साथ कंपेयर करें, किसी रोटी के साथ कंपेयर करें कि उसको कुक करने में, आपकी प्लेट तक लाने में कितना एफर्ट लगा है, सो देयर हमें वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना चाहिए। वी शुड बिकम वेजिटेरियन एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट इको फ्रेंडली फूड। सो लेट अस समराइज जो हमने अब तक पढ़ा, समझा, जाना, दैट कि अगर हमें बायोडायवर्सिटी मेंटेन रखनी है, हमारे अर्थ को सेफ रखना है, तो ह्यूमंस के कारण आए चेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो उसकी शुरुआत होगी सेविंग द नेचर एंड इट्स पार्ट। हमें अपने फूड चेन पर ध्यान देना होगा, फूड वेब पर ध्यान देना होगा, एंड वी हैव टू मेंटेन द बायोडायवर्सिटी इन ऑल रिस्पेक्ट। और ऐसा करने के लिए हमें अपनी
लोकल स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उसको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। लोकल स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना से मेरा मतलब है कि वो जीव जंतु जो केवल इसी इलाकों में पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करना, उनको इनहैंस करना ताकि उनकी नंबर्स इंक्रीज करें। हमें कैसा फूड खाना चाहिए? हमें लोकल ग्रोन फूड खाना चाहिए दैट इज मोर हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड good for the environment. Our plate should have vegetarian food because it is the food what our body needs. And जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसके ऊपर हम एक वीडियो और रिलीज करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, एंड इससे पहले भी हम बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी वीक सेलिब्रेट करेंगे, और जिसकी शुरुआत हो रही है 18 से, शुरुआत हो रही है 18 मई से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लाइमेटिक चेंज एंड इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। डार्विन्स का थ्योरी है, एज द चार्ल्स डार्विन सेड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्लाइमेट में आने वाली चेंजेस बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन की बुलाई गई क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो अपने आप को उन चेंजेस में अडॉप्ट नहीं कर पाते, अडैप्ट नहीं कर पाते, एंड बिकॉज द फेलियर ऑफ देयर अडेप्टेशन टू द चेंजिंग climate and environment makes that species to extinct. So अलग अलग डे से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अलग अलग डे पर रिलीज की जाएगी, जरूर देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।